चलो आगे बढ़े। आज हम लोग पढ़ना चालू करेंगे सातवाहन वंश के बारे में। कौन से वंश के बारे में? सातवाहन वंश। सातवाहन वंश। पहले तो जानते हैं इनका शासनकाल कब से कब तक रहा। ठीक है, शासनकाल। तो छत्तीसगढ़ के इतिहास में देखें तो 72 से 200 ईसा पूर्व, 72 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व जो है इनका शासनकाल माना जाता है। कौन से का? सातवाहन वंश का। ठीक है, इनके प्रमुख शासक यदि हम छत्तीसगढ़ के संदर्भ में देखें, छत्तीसगढ़ के संदर्भ में तो हमें किस किस शासक के बारे में जानकारी मिलती है? तो याद रखना, हमको 3 राजाओं के बारे में जानकारी मिलती है, जिसमें से पहला राजा है अपिलक। पहले राजा क्या नाम है? अपिलक। दूसरे राजा का नाम है वेदश्री। क्या नाम है जी इनका नाम? वेदश्री। और तीसरे राजा का नाम है कुमार वरदत्तश्री। वरदत्तश्री बन जाएगा। ठीक है, ये देखो, ये भारत का यदि हम एक रफ टफ मैप बनाएं, कुछ इस प्रकार से, यदि हम भारत का नक्शा बनाएं तो हमारा छत्तीसगढ़ कहाँ पर है? यहाँ कहीं पर हमारा छत्तीसगढ़ है ना? ये देख, ये हो गया हमारा छत्तीसगढ़। ठीक है, ये वाला जो क्षेत्र था, ये वाला, ये जो क्षेत्र था, ये माना जाता था सातवाहन वंश का शासन क्षेत्र। किसका? सातवाहन वंश का शासन क्षेत्र। और जो है अलग अलग वंश का उदय का कारण था मौर्य साम्राज्य का पतन। ठीक है, मौर्य साम्राज्य, जब तक मौर्य लोग शासन किए तब तक भारत में ऐसा माना जाता है कि उन्हीं का एकाधिकार था। एकाधिकार मतलब ऐसे था कि राजा बहुत सारे हुए। ठीक है, लेकिन मुख्य रूप से जो बहुत बड़ा क्षेत्र कवर करके रखते थे उन लोग करते थे मौर्य लोग। लेकिन जैसे ही समय के साथ मौर्य वंश का पतन हुआ, अलग अलग शक्तियाँ, अलग अलग राजवंश अभ्युदय हुए। उनमें से एक हुआ सातवाहन वंश। कौन सा वंश? सातवाहन वंश। और सातवाहन वंश पूरे लगभग दक्षिण, देख लो है, दक्षिण भारत में कब्जा करके रखा है क्या? ठीक है, इसीलिए ये स्वयं को क्या बोलते थे, क्या उपाधि धारण करते थे? तो याद रखना, दक्षिणापथ स्वामी बोलते थे। ठीक है, क्या बोलते थे? दक्षिणापथ स्वामी। अब भाई दक्षिण में कहीं से घुसना है तो इनसे तो परमिशन लेना पड़ेगा ना, इन्हीं का शासन क्षेत्र है, इसीलिए स्वयं को क्या बोलते थे? दक्षिणापथ स्वामी। दक्षिणापथ स्वामी बोलते थे। ठीक है, इनके बहुत सारी जानकारी हमें छत्तीसगढ़ से प्राप्त हुई है। ठीक है, जैसे कुछ लेख प्राप्त हुए हैं। ठीक है, काष्ठ स्तंभ प्राप्त हुआ है। इनके बारे में बहुत सारी जानकारी हमको छत्तीसगढ़ से प्राप्त हुई है। किन राजाओं के बारे में? अपिलक, वेदश्री और कुमार वरदत्तश्री के बारे में। ठीक है, जिसकी अब जानकारी प्राप्त हुई है तो किसी न किसी भाषा में प्राप्त हुई होगी, है कि नहीं? किसी न किसी लिपि में लिखा गया होगा, उसको लिखा गया होगा ना। तो लिपि याद रखना, ब्राह्मी लिपि। कौन सी लिपि? दोनों कंफ्यूजन करता है, लिपि है कि भाषा है करके। तो लिखने वाले कौन है? ब्रह्मा जी, है कि नहीं? बोलते हैं कि भाग्य में सब कुछ ब्रह्मा जी लिख दिए है करके, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? ठीक है, तो लिपि से याद रखना ब्राह्मी लिपि। और भाषा कैसी है? तो प्राकृत भाषा है। कौन सी भाषा है? प्राकृत भाषा। ठीक है, यदि भाषा प्राकृत है, लिपि ब्राह्मी है, मतलब वो सातवाहन वंश का है। यदि लिपि ब्राह्मी है और भाषा जो है पाली है तो वो मौर्य वंश का है। कौन से वंश का है? मौर्य वंश का। यहाँ तक समझ में आया? अब हम लोग छत्तीसगढ़ में कौन कौन से स्थान से इन राजाओं के बारे में या सातवाहन वंश के बारे में जानकारी मिली है उसके बारे में पढ़ते हैं पहले। ठीक है, देखो कौन कौन से जगह हैं जो संबंधित है सातवाहन वंश से। ठीक है, तो पहले छत्तीसगढ़ का मैप बना लेते हैं एक ठो।
ये हो गए छत्तीसगढ़ के 5 संभाग। कितने संभाग? 5 संभाग। ये हो गया एमसीबी, ये है कोरिया, ये हो गया सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर और जसपुर। ठीक है, ये जिला है, ऊपर का जिला है आपका कोरबा। कौन सा जिला जी? कोरबा। ठीक है, ये है रायगढ़, ये जांजगीर चांपा, ये बिलासपुर। बिलासपुर को काटा गया, मुंगेली बना। फिर बिलासपुर को 2020 में काट कर बना दिया गया गौरेला, पेंड्रा, मारवाही। ठीक है, अभी पहले बिलासपुर संभाग को ही सब जिले काट ले। ठीक है, उसके बाद ये वाला जो है इसको काट के बना दिया गया सारंगगढ़, बिलाईगढ़। कौन सा? सारंगगढ़, बिलाईगढ़। और ये वाला जिला बन गया शक्ति। कौन सा जिला? शक्ति, राज्य का सबसे छोटा जिला। ये है महासमुंद, ये है धमतरी, और इसको बंद कर दिए तो गरियाबंद। ऊपर में हो जाएगा बलौदा बाजार, नीचे रायपुर। ये है बेमेतरा, उसके नीचे दुर्ग और उसके नीचे बालोद। ठीक है, ये है कवर्धा या फिर कबीरधाम। ये अकेला था राजनांदगांव, और राजनांदगांव के ऊपर को काट दिए, नीचे को काट दिए। ऊपर कहलाया खैरागढ़, छुई खदान, गंडई। नीचे कहलाया मुहेला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी। ये जिला है कांकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, दंतेवाड़ा। कौन सा? दंतेवाड़ा। ठीक है, ये बन गया बीजापुर, सुकमा, बस्तर। ये है छत्तीसगढ़ के कुल 33 जिले। कितने जिले? 33 जिले। अब इनमें कौन कौन से जगह हैं जो संबंधित हैं सातवाहन वंश से या सातवाहन काल से, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो देखो एक जगह आपको देखने को मिलेगा शक्ति जिला का। कौन सा जगह? बालपुर। कौन सा जगह है ये? बालपुर। ये जगह कौन सा है? बालपुर। ठीक है, बन जाएगा। दूसरा जगह आपको देखने को मिलेगा जांजगीर चांपा का। जांजगीर चांपा बोलता हूँ, कौन सा है ये? बिलासपुर का। बिलासपुर का, इसका नाम है मल्हार। कौन सा? मल्हार। ठीक है, और इसी पे एक और जगह देखने को मिलेगा जिसका नाम है चकरबेड़ा। क्या नाम है? चकरबेड़ा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, कौन कौन सा? बालपुर, मल्हार, चकरबेड़ा। बालपुर, मल्हार, चकरबेड़ा। 3 स्थान से हमें जो है सातवाहन वंश की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। क्या प्राप्त हुई हैं? मुद्रा प्राप्त हुई है। क्लियर है? ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से काट के, इसको यहाँ से ऐसे काट के मल्हार को यहाँ ऐसे इधर बना दूं क्या? ये हो गया मल्हार। क्या हो गया जी? इन दोनों जगह से सिक्का प्राप्त हुआ है, यहाँ से भी मुद्रा ही प्राप्त हुई है, लेकिन ये दोनों में समानता है। कैसी समानता है? तो याद रखना, यहाँ से राजा अपीलक की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। किसकी मुद्राएं प्राप्त हुई हैं? राजा अपीलक की मुद्राएं प्राप्त हुई है। कौन कौन से जगह में? मल्हार और बालपुर। यहाँ से जो सिक्का मिला है उससे हमें किसकी जानकारी मिलती है? राजा अपीलक की। किसकी जानकारी मिलती है? राजा अपीलक की। यहाँ तक क्लियर है? एक जगह और है जहाँ से भी मुद्रा मिला है, पढ़ रहे हैं, कौन सा जगह? चकरबेड़ा। चकरबेड़ा से हमें क्या प्राप्त हुआ है? तो सातवाहन कालीन रोम की स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। सातवाहन कालीन क्या की? रोम की स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुई है। कहाँ से? चकरबेड़ा, जो कि बिलासपुर जिले में है। सातवाहन कालीन रोम की स्वर्ण मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई हैं? चकरबेड़ा, बिलासपुर से। क्लियर है? ठीक है, इसके बारे में भी और लिखेंगे। ये क्या को इंगित करता है? आप विदेशी व्यापार को। ठीक है,
भाई आप किसी देश घूमने जा रहोगे तो निशानी के तौर पर वहाँ के यदि आपके उस देश के साथ, जैसे भारत का अनेकों देशों के साथ क्या है, लेन देन है, व्यापार होता है, तो वहाँ के पैसा यहाँ आता है, यहाँ का पैसा वहाँ जाता है। ठीक वैसे ही सातवाहन वंश में भी रोम के साथ व्यापार किया जाता था, अर्थात विदेशी व्यापार को इंगित करता है चकरबेड़ा से मिला हुआ स्वर्ण सिक्का। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, बन जाएगा, बन जाएगा। यहीं पर आपको ये जो मल्हार दिख रहा है, मल्हार, यहाँ पर एक प्रतिमा दिखाई देगी। ठीक है, मल्हार में कौन सा? मल्हार। यहाँ से एक प्रतिमा प्राप्त हुई है। मल्हार में जगह है बूढ़ी खार। कौन सा? बूढ़ी खार मल्हार के पास है। यहाँ से भगवान विष्णु की चतुर्भुजी प्रतिमा प्राप्त हुई है। भगवान विष्णु की, भगवान विष्णु की चतुर्भुजी क्या प्राप्त हुई है जी? प्रतिमा प्राप्त हुई है। कहाँ से? मल्हार से। कहाँ से? मल्हार से। ठीक है, एक और जगह जानना है आपको। ठीक है, जिसका नाम है, शक्ति जिले में स्थित है, गुंजी। कौन सा? गुंजी। और गुंजी में क्या मिला है? तो गुंजी में हमें शिलालेख मिला है। क्या मिला है? शिलालेख। ठीक है, तो गुंजी शिलालेख कहलाता है। गुंजी में जो मिला है वो कहलाता है गुंजी शिलालेख, या फिर इसे ही कहा जाता है दमऊ दहरा नाला चट्टान लेख। ठीक है, गुंजी जो है दमऊ दहरा में स्थित है, दमऊ दहरा के पास में स्थित है, और दमऊ दहरा में एक छोटा सा नाला बहता है, और उस नाले के समीप है एक चट्टान जहाँ पर इनके बारे में जानकारी लिखा हुआ है, इसलिए उसे दमऊ दहरा नाला चट्टान भी कहा जाता है, चट्टान लेख भी कहा जाता है। समझ में आया? ठीक है, मान लीजिए आपके गाँव में कहीं पर नदी बह रही है या नरवा बह रहा है, छोटा सा नाला, उसके आसपास में क्या है, बहुत बड़े बड़े चट्टान रखे गए हैं, उसमें आपने कुछ लिख दिया है, तो नाला के पास चट्टान में मैंने कुछ जानकारी लिखी, ऐसी बोलोगे ना। वैसे ही उस जगह का नाम है दमऊ दहरा, नाला के समीप बनाया गया है, नाला के समीप जो चट्टान है उस पर लिखा गया है, तो दमऊ दहरा नाला चट्टान लेख कहा जाता है। उसको क्लियर है? अभी लिखेंगे, बन जाएगा यहाँ तक। यही शक्ति में ही एक और जगह प्राप्त हुआ है जिसका नाम है किरारी। डभरा तहसील में पड़ता है जो किरारी, और किरारी से क्या मिला है? तो याद रखना, किरारी से काष्ठ स्तंभ प्राप्त हुए हैं। क्या प्राप्त हुए हैं? काष्ठ स्तंभ प्राप्त हुए हैं। ठीक है, मल्हार, ये जो मल्हार है यहाँ से मृण मुद्रा भी प्राप्त हुआ है। क्या? मृण मुद्रा, अर्थात मिट्टी के, पक्के मिट्टी के बनाए हुए मुद्रा प्राप्त हुए हैं, जिसे जो कहलाता है मृण मुद्रा। ठीक है, क्लियर है? ये जो मल्हार है ना, मल्हार, चकर मल्हार, अच्छा उधर लिखे हैं, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ, अभी सबको सिस्टमेटिक भी लिखेंगे। मल्हार, यहाँ से मृण मुद्रा। ठीक है, क्या मुद्रा? मृण मुद्रा। और मृण मुद्रा मतलब क्या है? पक्के मिट्टी के, पक्के मिट्टी के क्या मिले हैं जी? हमें मुद्रा। देखो ना, नाम में लिखा है ना मुद्रा। ठीक है, पक्के मिट्टी के क्या मिले हैं? मुद्रा मिले हैं। ठीक है, और क्या जानकारी हमें पता चलती है छत्तीसगढ़ से? ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में जब एक बौद्ध भिक्षु नागार्जुन जो है आए थे, तो ऐसा कहा जाता है सिरपुर के समीप सातवाहन वंश के राजाओं ने, सातवाहन वंशीय राजाओं ने नागार्जुन के सम्मान के लिए 5 मंजिला भवन संघाराम को बनाया था। 1 2 3 4 और 5 मंजिला भवन संघाराम बनाया था। क्या बनाया था जी? 5 मंजिला भवन संघाराम। ऊपर वाले को थोड़ा बढ़िया आकार दे देते हैं भाई, ये लो, 5 मंजिला भवन संघाराम बनाया था। ठीक है, बन जाएगा, बन जाएगा इतना। ठीक है, ये हो गया जो हमें जानकारी प्राप्त हुई है। अब कोई यात्री भी आया था क्या इनके समय काल में? ठीक है, तो याद रखना, एक मिस्र का यात्री है जिसका नाम है टालमी। क्या नाम है उसका? टालमी। वो जो है, समझाने के लिए देखिए, समझिए इसको, वो जो है इस क्षेत्र से होकर आया, इस क्षेत्र से ऐसे होकर आया, और इस पर्वत को अधिष्ठान पर्वत बोला। क्या पर्वत बोला? अधिष्ठान पर्वत। इसे क्या कहा? अधिष्ठान पर्वत।
और अधिष्ठान पर्वत, जो कि वर्तमान में कौन सा पर्वत है? मैकल पर्वत। कौन सा पर्वत है ये? मैकल पर्वत, जिसे आज हम लोग मैकल पर्वत के नाम से जानते हैं ना, उसे टालमी ने क्या कहा था? अधिष्ठान पर्वत कहा था। ठीक है, और अधिष्ठान पर्वत के पूर्वी भाग अर्थात छत्तीसगढ़ को अधिष्टि कहा। छत्तीसगढ़ को क्या कहा? अधिष्टि कहा। समझ में आया इतना? ठीक है, अधिष्ठान पर्वत के पूर्वी भाग को क्या कहा? अधिष्टि कहा। यहाँ तक क्लियर है? समझ में आया इतना? बन जाएगा। ठीक है, ये हो गया किसके बारे में? सातवाहन वंश के बारे में। किसके बारे में? सातवाहन वंश के बारे में। अब इसको हम लोग एक बार मैप में देख लिए, एक बार सिस्टमेटिक देखो कैसे देखेंगे। खैर मैप में सब चीज़ सिस्टमेटिक ही रहता है। यदि मैप आपको बनाने आ रहा है, मैप के थ्रू पढ़ रहे हो, तो मैक्सिमम चीज़ आसान हो जाएगा। इसीलिए क्लास में बार बार आप लोगों से मैप बनवाया जाता है। क्लियर है? ठीक है, इतना को बनाओगे? इतना को बनाओगे? चलो इसको सिस्टमेटिक। यहाँ पर हम लोग देखेंगे सिक्कों के बारे में। किसके बारे में? सिक्कों का अर्थात मुद्राओं के बारे में। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे काष्ठ स्तंभ के बारे में। ठीक है, काष्ठ स्तंभ के बारे में। उसके बाद देखेंगे शिलालेख के बारे में। किसके बारे में? शिलालेख के बारे में। उसके बाद देखेंगे मूर्ति के बारे में। किसके बारे में? मूर्ति के बारे में। उसके बाद स्थापत्य के बारे में, और फिर हम लोग देखेंगे यात्रियों के जानकारी के अनुसार। तो इतने भागों में हमको अभी इसको पढ़ना है। समझ में आया? ठीक है, देखो अलग अलग ऐसे पढ़ने से आसान होगा याद रखना। इसमें हम लोग केवल और केवल मुद्राओं का चर्चन करेंगे। किसका चर्चा करेंगे? मुद्राओं का। ठीक है, इसमें हम लोग काष्ठ स्तंभ के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? काष्ठ स्तंभ के बारे में। ठीक है, यहाँ पर हम लोग केवल और केवल शिलालेख के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, शिलालेख या अभिलेख कहलाता है जो, उसके बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ पे हम लोग प्रतिमा के बारे में चर्चा करेंगे, या फिर मूर्ति बोल लीजिए, बन जाएगा। यहाँ पे हम लोग स्थापत्य की बात करेंगे, उन्होंने क्या क्या निर्माण कराया है, सातवाहन वंश काल के राजाओं ने क्या क्या निर्माण कराया है। और यहाँ पे हम लोग चर्चा करेंगे यात्रियों के बारे में। किसके बारे में? यात्रियों के बारे में। तो हमको क्या क्या पढ़ना है? पहले मुद्रा। ठीक है, पैसा। पैसा आएगा तो हम क्या करेंगे? कुछ भी काम कराएंगे, लकड़ी का कराएंगे या फिर पत्थर का कराएंगे, है कि नहीं। उसके बाद क्या होगा? हम लोग मूर्ति बनवाएंगे। ठीक है, मूर्ति बनवाएंगे, फिर बड़ा सा घर का स्थापना करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? अलग अलग जगह यात्रा करने जाएंगे। बन जाएगा इतना? बन जाएगा। ठीक है, तो देखो मुद्राओं में पहला जगह याद रखना बालपुर। कौन सा जगह जी? बालपुर। और दूसरा जगह याद रखना मल्हार। मल्हार। इन दोनों जगह से प्राप्त मुद्रा से राजा अपिलक की जानकारी मिलती है। किसकी जानकारी मिलती है? राजा अपिलक की जानकारी मिलती है। ठीक है, बन जाएगा। इनके तीसरा जगह याद रखना। तीसरा जगह यह है कौन सा जगह? चकर बेड़ा। चकर बेड़ा। ठीक है, 7 वाहन है। ठीक है, 7 तो वाहन है, तो सब में चक्का तो लगेगा ना, तब तो वो क्या कहलाएगा? वाहन कहलाएगा। तो चकर बेड़ा याद रख सकते हैं सातवाहन वंश से। जब भी याद आए चकर बेड़ा का नाम याद रखना। 7 वाहन, वाहन में ही चक्का लगा रहता है, तो इसमें 7 वाहन कालीन। रोम की क्या प्राप्त हुई हैं? स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। बन जाएगा। 7 वाहन कालीन रोम की स्वर्ण मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई हैं भाई? चकर बेड़ा से। ठीक है, और मल्हार से हमें और क्या प्राप्त हुआ है? मल्हार से चौथा चीज, मल्हार से हमें मृण मुद्रा
मृण मुद्रा अर्थात पक्की मिट्टी की बनी मुद्रा प्राप्त हुई है। पक्की मिट्टी की बनी मुद्रा प्राप्त हुई। अच्छा, इतना सारा मुद्रा के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। ये मुद्रा किसके बनाए जाते थे, ठीक है। तो एक तो सोना का दिख रहा है ना, सोना का दिख रहा है। ये क्या इंगित कर रहा है? विदेश व्यापार को इंगित कर रहा है। किसको इंगित कर रहा है? रोम किस देश में है? इटली में। किस में है? इटली में है। तो ये इससे हमें क्या जानकारी मिल रही है? विदेश व्यापार की जानकारी मिल रही। क्या जानकारी मिल रही भाई? विदेश व्यापार की जानकारी मिल रही है, ठीक है। ये जो सिक्के रहते थे, ये कैसे रहते थे? तो ये षटकोणीय बना दिए जाते थे, गोल बना दिए जाते थे, आयताकार बना दिए जाते थे। मुख्य रूप से देखें तो इनके सिक्के आयताकार हुआ करते थे। कैसे हुआ करते थे? आयताकार हुआ करते थे, कुछ इस प्रकार से आयताकार हुआ करते थे। इनमें क्या का अंकन रहता था? तो याद रखना, इनमें जो है क्या टाइप दिख रहा है? हाथी टाइप दिख रहा है ना, थोड़ा बहुत हाथी टाइप दिख रहा है, ठीक है, थोड़ा बहुत हाथी टाइप दिख रहा होगा। तो याद रखना, ये हाथी का अंकन रहता था। किसका अंकन? हाथी का। ये क्या है? हाथी है। दूसरा क्या चीज का अंकन रहता था? तो याद रखना, ये कैसे दिख रहा है? सांप। क्या का अंकन रहता था? सांप का, ठीक है। तीसरा याद रखना, एक और ये इसका बेनी बना दिए, बेनी। तो ये क्या हो गया? लड़की का अर्थात स्त्री का। इनके सिक्कों में मुख्य रूप से पूछा जाए तो याद रखना, हाथी का अंकन रहता था। किसका अंकन रहता था? हाथी का अंकन रहता था, ठीक है। सबसे ज़्यादा पूछा जाए किसका अंकन करते थे तो हाथी को, ठीक है। किसका अंकन? हाथी का। उसके बाद स्त्री का, और कहीं कहीं पर देखने को मिलेगा आपको सांप का। तो इनकी मुद्राओं में, जैसे कि क्वेश्चन पूछा जाए, सातवाहन कालीन मुद्राओं में किसका अंकन देखने को नहीं मिलता है? सांप का, हाथी का, घोड़े का, स्त्री का। तो कौन सा आएगा? घोड़ा का, ठीक है। किसका मिलता है? सांप, हाथी और स्त्री का। बन जाएगा, ठीक है। ये हो गया किसके बारे में? मुद्रा के बारे में, है ना। मुद्रा पढ़े हैं ना भाई, ठीक है। मुद्रा के बारे में हो गया भाई। मुद्रा के बारे में इतनी सारी चीज़ें आपको जानना है। अब हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में? काष्ठ स्तंभ के बारे में। किसके बारे में? काष्ठ स्तंभ। तो याद रखना, ये प्राप्त कहाँ से हुआ है? तो किरारी गांव से प्राप्त हुआ है। कौन से गांव से जी? किरारी गांव से प्राप्त होने के कारण इसे कहा जाता है किरारी का काष्ठ स्तंभ। क्या कहा जाता है? किरारी का काष्ठ स्तंभ। किरारी का काष्ठ स्तंभ कहा जाता है। क्लियर है ये, ठीक है। इसकी खोज कब की गई? तो याद रखना, 1921 अप्रैल 1921 में इसकी खोज की गई थी। अप्रैल 1921 में इसकी खोज की गई। कैसे खोजा गया है, कैसे पता चला, ठीक है। तो किरारी गांव में एक तालाब है जिसका नाम है हीराबंद, ठीक है। तो रोजगार गारंटी के तहत तो वहाँ पे गहरीकरण चल रहा होगा, ठीक है। तो वहाँ की जो मिट्टी था, जो चिखला था, आसान भाषा में समझिए, तालाब में जो चिखला था, जो काप जमा हुआ था, उसको बाहर निकाल रहे थे। तब वहीं पे मिला एक लकड़ी का स्तंभ जिसमें बहुत सारे कुछ लिखे हुए थे। भाषा कौन सी थी? प्राकृत। कौन सी भाषा थी? प्राकृत भाषा में कुछ लिखा हुआ था। तो अब गांव वाले बोलेंगे हमारे यहाँ एक ऐसा लकड़ी का मिला है, स्तंभ मिला है, जहाँ पे कुछ लिखा गया है, जिसमें कुछ लिखा हुआ है करके। फिर धीरे धीरे बाकी गांव वालों को पता चला होगा, फिर सरकार को पता चला, तो सरकार ने इसको क्या कर दिया? संरक्षित कर दिया, ठीक है। समझ में आया? ये कब खोजा गया? 1921 में, ठीक है। 1921 में ये जो है हीराबंद तालाब, हीराबंद तालाब किरारी में, ठीक है, काप मिट्टी या फिर कीचड़ निकालते समय प्राप्त हुआ।
बन जाएगा इतना, ठीक है। अब चलो बनाते हैं काष्ठ स्तंभ भाई। ये हो गया किरारी का क्या, काष्ठ स्तंभ, ठीक है। इसके ऊपर ऐसे कुछ कुछ बना हुआ है ऐसे करके, ठीक है। ये जो किरारी का काष्ठ स्तंभ है इसमें कुछ कुछ जानकारी लिखी है। तो इसमें क्या जानकारी लिखी है, तो सातवाहन वंश के कर्मचारियों के पद नाम की जानकारी लिखी हुई है। किसकी, पद नाम की, सातवाहन वंश के कर्मचारियों के पद नाम की जानकारी इसमें लिखी हुई है। जैसे कि अभी आप पीएससी की तैयारी कर रहे हो, व्यापम की तैयारी कर रहे हो, है ना, कई लोग कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं। उसमें क्या होता है, उसमें यदि आप पीएससी में सिलेक्शन होता है तो कोई उसमें नायब तहसीलदार बनेगा, एनटी बनेगा, कोई डीसी बनेगा, कोई डीएसपी बनेगा। तो ये सब क्या है, पद है ना। वैसे ही सातवाहन वंश में क्या है, एक काष्ठ स्तंभ प्राप्त हुआ है जिसमें कर्मचारियों के पद के बारे में लिखा गया है, ठीक है। तो इससे हमें क्या जानकारी मिलती है, इससे हमें ये जानकारी मिलती है कि ये जो काष्ठ स्तंभ का निर्माण कुछ विशेष अवसर के लिए किया गया रहा होगा, जिसमें सबका पद नाम लिखा गया था। समझ में आया, ठीक है, समझ में आया। ये इसकी हाइट कितनी है, वर्तमान में इसकी हाइट हो गई है 9 फीट 3 इंच। कितनी है जी, 9 फीट 3 इंच, ठीक है। ऐसा माना जाता है, अनुमानित किया जाता है, जब इसको बनाया गया रहा होगा तब इसका जो हाइट है 13 फीट 9 इंच था। जब इसका बनाया गया था तब हाइट कितना था, 13 फीट 9 इंच। इसमें एक टोपी लगा था, ऐसे करके हाइट और बढ़ गई। नीचे का भाग हो सकता है पानी में पड़े पड़े सड़ गया होगा, ठीक है, क्योंकि लकड़ी से बना है। काष्ठ स्तंभ मतलब क्या होता है, लकड़ी, ठीक है। कौन से लकड़ी से बना है, तो याद रखना साल बीजा लकड़ी से बना हुआ है ये काष्ठ स्तंभ, ठीक है, काष्ठ स्तंभ। इससे हमें क्या जानकारी मिलती है, क्या जानकारी मिलती है भाई, बताओ। अभी बताया हूँ क्या जानकारी मिलती है। सातवाहन कालीन कर्मचारियों के पद नाम की जानकारी मिलती है। क्या की जानकारी, पद नाम की जानकारी मिलती है। क्लियर है ये चीज, सातवाहन कालीन कर्मचारियों के पद नाम की हमें जानकारी मिलती है, जो कि कहाँ पर इसका, अच्छा एक चीज और भूल गए इसमें, इसका संरक्षण कहाँ पे किया गया, बताया ना, इसको संरक्षित किया गया है। तो कहीं ना कहीं पे तो संरक्षित किया गया होगा, है कि नहीं। तो कहाँ पे संरक्षित किया गया है भाई, ये चीज़ समझ में आया ना। इसको थोड़ा सा मिटा दूं, कोई दिक्कत है क्या। इसको जो है संरक्षित कहाँ पे किया गया है उसको देखो। तो इसको संरक्षित किया गया है महंत घासीदास संग्रहालय में। कहाँ पे संरक्षित किया गया है, महंत घासीदास संग्रहालय। एग्जाम में पूछा गया है, महंत घासीदास संग्रहालय में इसको संरक्षित रखा गया है। और ये महंत घासीदास संग्रहालय कहाँ है जी, रायपुर में। कहाँ पर है, रायपुर में। तो रायपुर में एक संग्रहालय है जिसका नाम क्या है, महंत घासीदास संग्रहालय। वहाँ पे इसको संरक्षित किया गया है। समझ में आया, ये बन जाएगा ये, ठीक है। पहले जब ये प्राप्त हुआ था, जब छत्तीसगढ़ का निर्माण 1921 में हुआ था क्या, नहीं हुआ था, ठीक है। तो उस समय जब इसके ये प्राप्त हुआ था तो इसे नागपुर के म्यूजियम में रखा गया था, नागपुर के संग्रहालय में रखा गया। जब छत्तीसगढ़ का निर्माण हो गया, छत्तीसगढ़ वाले ये हमारे करके इसको ले आए, ठीक है, ये हमारा है, हमारे यहाँ के हमारे क्षेत्र से मिला है, तो इसको हम संरक्षित रखेंगे करके सरकार ने इसको कहाँ पर रख दिया, रायपुर में। समझ में आया इतना, ठीक है। जानकारी को लिख सकते हो क्या आप लोग, जानकारी को लिख सकते हो। सातवाहन कालीन कर्मचारियों के पदनाम, जैसे कि कुलपुत्रक, ठीक है, कुलपुत्र या कुलपुत्रक, ठीक है।
कुलपुत्रक किसे कहा गया है? तो अभियंता को कहा गया है कुलपुत्रक। क्या कहा गया है? कुलपुत्रक। पादमूलिक किसे कहा गया है? तो कहा गया है मंदिरों की जो रक्षा करते थे उन्हें कहा जाता था पादमूलिक। ठीक है। धावक किसे कहा जाता था? तो जो डाकिया रहता है ना उन्हें धावक कहा जाता था। प्रतिहार किसे कहा जाता था? तो प्रतिहार जो द्वारपाल रहते थे उन्हें प्रतिहार कहा जाता था। ऐसे लगभग 18 कर्मचारियों के पदनाम का उल्लेख किया गया है। ठीक है। 2-4 का नाम मैं लिखवा दूंगा। ठीक है। जैसे जो जो अभी बताया उसको मैं बोल के लिखवा दूंगा। क्लियर है? ठीक है। चलो आगे देखें। अब हम लोग जानेंगे किसके बारे में जी? शिलालेख के बारे में। किसके बारे में? शिलालेख। तो ये जो शिलालेख है ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये मिला है हमको गुंजी से। कहाँ से? गुंजी से। इसीलिए इसे कहा जाता है गुंजी शिलालेख। क्या कहा जाता है? गुंजी शिलालेख। क्यों कहा जाता है? क्योंकि गुंजी से प्राप्त हुआ है। और ये गुंजी कहाँ है? शक्ति में। कौन से जिले में है? शक्ति में। इसे और क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है दमऊ, दहरा, नाला, चट्टान, शिलालेख या लेख। चट्टान मतलब शिला ही होता है। ठीक है। लेख कहा जाता है। बन जाएगा। ठीक है। ये जो गुंजी शिलालेख है इससे हमें क्या जानकारी मिलती है? क्या जानकारी मिलती है? तो हमें इससे पता चलता है कि जो है कुमार वरदत्त श्री ने ठीक है एक आयोजन कराया था, एक यज्ञ कराया था और उस यज्ञ में पूर्णाहुति के लिए ब्राह्मणों को 2 बार 1000 गायें दान में दी थी। अब यज्ञ कराया है, ठीक है, दान दे रहा है तो कुछ ना कुछ उसका उद्देश्य रहा होगा। तो अपनी आयु बढ़ाने के लिए जो कुमार वरदत्त सिंह ने ब्राह्मणों को 2 बार 1000 गायें दान में दी थी। क्लियर है ये? ठीक है। बन जाएगा। समझ में आया? देखो वरदत्त श्री और वेद श्री में बहुत कन्फ्यूज़न होता है। तो ब्राह्मणों से वर मांगा कि मेरी आयु बढ़े करके। तो वर की जानकारी कहाँ से मिलती है? शिलालेख से। वर की जानकारी कहाँ से मिलती है? शिलालेख से। ठीक है। तो ये बन जाएगा कुमार वरदत्त श्री ने अपनी क्या बढ़ाने के लिए जी? आयु बढ़ाने के लिए। अपनी आयु बढ़ाने के लिए ब्राह्मणों को 2 बार 1000 गायें दान में दी थी। ये पता चला है हमें कहाँ से? गुंजी से प्राप्त शिलालेख से। गुंजी से प्राप्त शिलालेख से। ठीक है। अब पत्थर शिला भी बनवा, शिलालेख भी हो गया, जानकारी भी मिल गया, ऐसा ऐसा है करके। अब हम लोग किस में चलते हैं? प्रतिमा में। किस में चलते हैं? प्रतिमा। तो याद रखना प्रतिमा में आपको देखने को मिलेगा बूढ़ी खार, और ये कहाँ पर है? मल्हार से भगवान विष्णु की चतुर्भुजी प्रतिमा प्राप्त हुई है। भगवान विष्णु की चतुर्भुजी प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? बूढ़ी खार मल्हार से। बूढ़ी खार मल्हार से। समझ में आया? ठीक है। केवल भगवान विष्णु की चतुर्भुजी, 1 मिनट, चतुर्भुजी प्रतिमा नहीं, हम लोग इसको क्या लिखेंगे? ज़्यादा आसान होगा हमारे लिए याद रखना। तो लेख युक्त प्रतिमा लिख देते हैं। ठीक है। कुछ लिखा गया है उसमें, लेख युक्त प्रतिमा। जैसे अभी वर्तमान में मान लीजिए किसी मंदिर में कोई जो है प्रतिमा को दान में देता है तो माननीय श्री जिनका नाम रहेगा उनके द्वारा प्रदत्त अमुक तिथि को इसका लोकार्पण किया गया है, ऐसा लिखा रहता है ना। ठीक है। वैसे ही इसमें भी लिखा हुआ है। ठीक है। किसके बारे में लिखा हुआ है? तो भगवान विष्णु की महिमा कौन गाते हैं? तो वेद गाते हैं। कौन गाते हैं? वेद गाते हैं।
तो हमें इस प्रतिमा से क्या जानकारी मिलती है? तो इससे हमें दो जानकारी मिलती है। एक वेदश्री के बारे में, किसके बारे में? वेदश्री के बारे में जानकारी मिलती है, वेदश्री के बारे में जानकारी मिलती है। और दूसरा जानकारी हमें मिलता है इस मूर्ति के निर्माण संबंधी, ठीक है। इस मूर्ति का निर्माण किसने किया था? तो याद रखना, दो स्त्रियों द्वारा इस मूर्ति का निर्माण किया गया था, ठीक है। दो स्त्रियों द्वारा इस मूर्ति का क्या किया गया था? निर्माण किया गया था, ठीक है। उनका नाम क्या था? तो एक का नाम था प्रभावती एवं दूसरे का नाम था भारद्वाजी। प्रभावती एवं भारद्वाजी, नाम क्या है जी? प्रभावती एवं भारद्वाजी के द्वारा मूर्ति निर्माण की जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। इन लोगों ने लिख दिया होगा कि प्रभावती और भारद्वाजी द्वारा यह मूर्ति बनाया जा रहा है। किसके शासनकाल में बनाया जा रहा है? तो वेदश्री के बारे में। किसके शासनकाल में? वेदश्री के शासनकाल में। क्लियर है ये? यहाँ तक बन जाएगा, ठीक है। यही जो बूढ़ी खार है, वहाँ पर एक जगह है, वहाँ पर तालाब प्राप्त हुआ है, ठीक है। उस जगह का नाम है पोतनार। तो यहाँ से पोतनार तालाब की जानकारी पोतनार तालाब स्थित है, लिख दूं क्या? चल जाएगा इतना। कहाँ पर स्थित है? तो ये जो बूढ़ी खार है ना, उसी के समीप एक तालाब स्थित है, उसका नाम है क्या? पोतनार तालाब। क्या नाम है उसका? पोतनार तालाब, ठीक है। बन जाएगा इतना, बन जाएगा। अब आ जाओ किसमें? स्थापत्य में। वरदश्री और वेदश्री में कंफ्यूजन नहीं होगा ना। वरदान क्यों मांगेंगे? अपनी आयु बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो आयु बढ़ाने वाला कहाँ है? शिलालेख में, ठीक है। जबकि भगवान विष्णु की महिमा कौन गाते हैं? वेद गाते हैं। तो वेदश्री से याद रखना, प्रतिमा से उसकी जानकारी मिलती है। कौन सी प्रतिमा से? भगवान विष्णु की लेखयुक्त चतुर्भुजी प्रतिमा से। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, आगे बढ़ें। अब स्थापत्य की दृष्टि से देखें तो सातवाहन वंश का स्थापत्य अर्थात निर्माण के क्षेत्र में क्या योगदान रहा? ठीक है, तो निर्माण के क्षेत्र में हम देखते हैं कि सातवाहन वंशी राजाओं ने, एक भिक्षु थे जिनका नाम था नागार्जुन। नाम क्या था? नागार्जुन। वो जो है इस क्षेत्र में घूमने आए, इनके शासनकाल में छत्तीसगढ़ क्षेत्र में घूमने आए। तो उनको सम्मानित करने के लिए सातवाहन वंशीय राजाओं ने उनके लिए 5 मंजिला भवन संघाराम का निर्माण कराया था। क्लियर है ये? ठीक है, ये हो गया इनका स्थापत्य। ठीक है, तो सातवाहन वंशीय राजाओं ने बौद्ध भिक्षु, नाम क्या है बौद्ध भिक्षु का जी? बौद्ध भिक्षु नागार्जुन के लिए पांच मंजिला भवन का नाम है संघाराम का निर्माण करवाया था। क्लियर है यहाँ तक? सातवाहन वंशी राजाओं ने बौद्ध भिक्षु नागार्जुन को सम्मानित करने के लिए उन्हें क्या दिया था गिफ्ट में? 5 मंजिला भवन संघाराम। बन जाएगा इतना। ठीक है, अब देखते हैं यात्रियों के अनुसार। ठीक है, इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो इसकी जानकारी मिलती है वेन सांग, एक चीनी यात्री है। ठीक है, उसके द्वारा एक पुस्तक लिखा गया है CU की। पुस्तक का क्या नाम है? CU की, जिसमें उसने छत्तीसगढ़ क्षेत्र के बारे में जानकारी लिखना चालू किया। तो छत्तीसगढ़ को लिखा कियासलो। क्या लिखा? कियासलो। अब कौशल कहा जाता था उस समय, तो कौशल नहीं बोल पाया होगा, कियासलो ऐसे बोला होगा। ठीक है, तो लिख दिया कियासलो। क्या लिख दिया?
कियासलो। उसमें ये लिखा है कि सातवाहन वंश के राजाओं ने जो है बौद्ध भिक्षु के सम्मान के लिए 5 मंजिला भवन संघाराम का निर्माण कराया था। ठीक है। दूसरा इसमें प्रमुख यात्री है टालमी। कौन है? टालमी। टालमी। और ये कहाँ का रहने वाला था? मिस्र का। कहाँ का? मिस्र का। मिस्र का। ठीक है, मिस्र का रहने वाला था, इजिप्ट का। ठीक। इसने मैकल पर्वत को क्या कहा? तो इसने मैकल पर्वत को अधिष्ठान कहा, अधिष्ठान पर्वत कहा। क्या पर्वत कहा जी? अधिष्ठान पर्वत कहा। एवं छत्तीसगढ़ को क्या कहा? अधिष्ठि कहा। क्या कहा? अधिष्ठि कहा। छत्तीसगढ़ को अधिष्ठि कहा। क्लियर है ये? ठीक है। ये किसमें कहा? ठीक है, कोई ना कोई बुक वो भी तो लिखा होगा। ठीक है, तो इसका बुक का नाम है जियोग्राफिक हाइफाइसिस। ठीक है, जियोग्राफिक हाइफाइसिस, ऐसे याद रख सकते हो। सिस जो है वो हाई फाई है। ठीक है, तो इसके बुक का नाम है जियोग्राफिक हाई फाई, तो हाइफेजेसिस इसका बुक का नाम है। जियोग्राफिक हाइफेजेसिस इसके बुक का नाम है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि आप दक्षिण साइड जाओगे, दक्षिण साइड जब प्रवेश करोगे या मध्य भारत में प्रवेश करोगे तो आपको एक खूबसूरत राज्य देखने को मिलेगा। ठीक है, जो अधिष्ठान पर्वत के पूर्वी भाग में है, यह अधिष्ठि कहलाता है करके अपने लिए लिखा है वो। जैसे आजकल यूट्यूबर जाते हैं जगह जगह घूमने, रील्स बनाते हैं खूबसूरत वादियों का, वैसे ही ये भी पहले अलग अलग यात्री हुआ करते थे, उनके पास रील्स वाला सिस्टम नहीं था, तो वो लिखते थे जानकारी को, तो उसने अधिष्ठि ने इस प्रकार लिखा हुआ है। समझ में आया ये? समझ में आया ये? ठीक है, ये हो गया जानकारी कौन से वंश के बारे में? सातवाहन वंश के बारे में। इतना तक क्लियर है? किसी को इसमें कुछ डाउट है? चलिए आज हम लोग इतना तक पढ़ते हैं। अगला जो रहेगा हम लोग इसके बाद कुषाण वंश के बारे में पढ़ेंगे, मेघ वंश के बारे में पढ़ेंगे, छोटा छोटा वंश है। फिर हम लोग आ जाएंगे वाकाटक वंश के बारे में, जो कि इम्पॉर्टेंट वंश है। ठीक है, तो हम लोग कोशिश करेंगे ये तीनों वंश एक ही दिन में कवर कर सकें। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए।